कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमारी हिम्मत की, सहन शक्ति की असल परीक्षा होती है। हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही काफी दुर्लभ और जटिल स्थिति पर गहराई से बात करने वाले हैं। यूलरिच कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यूसीएमडी भी कहते हैं इसे। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो जन्म से ही शुरू होती है और सीधा मांसपेशियों पर असर डालती है। बिल्कुल। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये हमें मिली एक स्रोत सामग्री पर आधारित है। वो यूसीएमडी का एक मेडिकल ओवरव्यू है। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि हम बस उसी स्रोत की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं। सही बात है। तो इस पड़ताल का मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि यूसीएमडी को थोड़ा बेहतर समझे, जाने कि इसके असर क्या होते हैं और अभी इसके मैनेजमेंट और रिसर्च में क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं स्रोत की एक बड़ी दिलचस्प उपमा से। यूसीएमडी को बेथलेम मायोपैथी का गंभीर लेकिन खामोश भाई कहा गया है। हाँ, ये उपमा काफी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, गंभीर शायद इसलिए कि लक्षण ज्यादा तेज होते हैं और खामोश शायद इसलिए कि बाहर से जो दिखता है उसके पीछे की जो अंदरूनी लड़ाई है वो अक्सर नजर नहीं आती। लेकिन इस पर वापस आए उससे पहले एकदम बेसिक बात, यूसीएमडी है क्या आखिर? जैसा आपने कहा, ये जन्मजात है, मतलब कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जन्म से होती है और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। अच्छा। और इसका जो मूल कारण है वो एक खास प्रोटीन कोलेजन वी, उसमें गड़बड़ी है। कोलेजन वी, ये क्या चीज है? इसका हमारे शरीर में क्या रोल है? ये नाम तो शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। देखिए, कोलेजन वी हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं के आसपास जो मैट्रिक्स होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसका एक अहम हिस्सा है। ओके। आप ऐसे सोचिए कि ये मांसपेशियों के लिए एक तरह का ढांचा या सपोर्ट सिस्टम है। ये उन्हें ताकत देता है, लचीलापन देता है, उनकी बनावट को सहारा देता है। जीन्स COL6A1, COL6A2 और COL6A3 इनके निर्देशों से बनता है। अब अगर इन जीन्स में कोई गड़बड़ी हो, कोई म्यूटेशन हो, तो कोलेजन वीआई या तो बनता ही नहीं या फिर ठीक से काम नहीं कर पाता। तो मतलब जब ये सपोर्ट सिस्टम ही गड़बड़ा गया तो असर सीधा मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़ेगा, जैसे किसी इमारत की नींव या ढांचे में ही कमी रह जाए। बिल्कुल सही। शरीर के ढांचे को सहारा नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां, जोड़, ये सब कमजोर और सख्त होने लगेंगे और धीरे धीरे काम करना कम कर देंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर वो यूसीएमडी और बेथलेम मायोपैथी की तुलना काम आती है। हाँ, वो गंभीर भाई वाली बात। हाँ, स्रोत कहता है कि ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। दोनों कोलेजन वीआई की दिक्कत से जुड़े हैं, पर सिवियरिटी में बहुत फर्क है। यूसीएमडी इस स्पेक्ट्रम का ज्यादा गंभीर वाला सिरा है। तो मतलब लक्षण जल्दी दिखते हैं और ज्यादा तेज होते हैं। स्रोत ने कहा ना, यूसीएमडी बेथलेम का गंभीर भाई है। तो मुख्य फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, मेन फर्क है लक्षणों के शुरू होने का टाइम और उनकी गंभीरता। यूसीएमडी में, जैसा नाम में ही है, कंजेनिटल लक्षण जन्म के समय या जिंदगी के पहले कुछ महीनों में ही दिखने लगते हैं। अच्छा, जन्म से ही? हाँ, जबकि बेथलेम मायोपैथी में लक्षण आमतौर पर बचपन के बाद या जवानी की शुरुआत में धीरे धीरे सामने आते हैं और वो कम गंभीर होते हैं। जड़ एक ही है, कोलेजन स्लिक्स की प्रॉब्लम, लेकिन यूसीएमडी में ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी और सीरियस असर डालती है। ये जानना तो उन परिवारों के लिए बहुत जरूरी है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। जन्म के समय या शुरू के महीनों में ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? स्रोत के हिसाब से शायद बच्चा नॉर्मल से कम हिले डुले, हाँ, जिसे फीटल मूवमेंट कहते हैं, वो कम हो सकता है। या फिर जन्म के बाद गर्दन संभालने में दिक्कत हो, मतलब गर्दन का कंट्रोल कमजोर हो। और जो शुरुआती माइलस्टोन्स होते हैं ना, जैसे बैठना, घुटनों के बल चलना, उनमें या तो देर हो सकती है या बच्चा बहुत मुश्किल से कर पाए। ओके, ये शुरुआती संकेत हुए। हाँ, ये अर्ली साइंस है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरे लक्षण ज्यादा साफ दिखने लगते हैं। स्रोत में एक टेबल है जो मुख्य लक्षणों को बताती है। सबसे खास है मांसपेशियों की कमजोरी। कहाँ की मांसपेशियां? ये आमतौर पे प्रॉक्सिमल होती है, मतलब शरीर के सेंटर के पास वाली मांसपेशियां ज्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे कंधे, ऊपरी बाहें, कूल्हे, जांघें। गर्दन की मांसपेशियां भी अक्सर कमजोर होती है और ये कमजोरी काफी ज्यादा हो सकती है। कमजोरी के अलावा जोड़ों की दिक्कत भी है, जैसा स्रोत बताता है। और यहाँ तो एक अजीब सी, विरोधाभासी बात है ना? हाँ, बिल्कुल। ये यूसीएमडी की एक खास पहचान है। एक तरफ तो कई जोड़ों में कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर मतलब?
मतलब जोड़ सख्त हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और वो अक्सर एक मुड़ी हुई पोजीशन में फिक्स से हो जाते हैं। ये कोहनी, घुटनों, कूल्हों में आम है। गर्दन में भी अकड़न या टॉर्टिकोलिस हो सकता है। अच्छा, तो जोड़ सख्त हो गए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जोड़, खासतौर पर उंगलियों, कलाई और टखनों के छोटे जोड़, वो हाइपरमोबाइल हो सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा लचीले। हाँ, जरूरत से ज्यादा लचीले। ये सच में एक पहेली जैसा है। एक ही कंडीशन में जोड़ों में अकड़न भी और बहुत ज्यादा लचीलापन भी। ये दिखाता है कि कोलेजन वीआई का रोल कितना कॉम्प्लेक्स है। ये तो वाकई एक उलझी हुई तस्वीर है। शरीर के कुछ हिस्से सख्त हो रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा लचीले। तो चलने फिरने पर क्या असर पड़ता है इसका? चलने में दिक्कत एक बड़ी चुनौती है। स्रोत बताता है कि कुछ बच्चे शायद शुरू के सालों में थोड़ी देर चल पाएं, लेकिन जैसे जैसे कमजोरी बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, ज्यादातर को आगे चलकर अक्सर टीनेज से पहले ही व्हीलचेयर की जरूरत पड़ जाती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और एक और बहुत गंभीर पहलू जिसका स्रोत जिक्र करता है, वो है सांस लेने में दिक्कत। ये शायद सबसे अहम चुनौतियों में से एक है, क्योंकि ये तो सीधा जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। ये जिंदगी की क्वालिटी और लंबाई दोनों के लिए क्रिटिकल है। होता क्या है कि छाती और डायफ्राम की मांसपेशियां, जो हमें सांस लेने में मदद करती हैं, वो भी कमजोर हो जाती हैं। अच्छा। इससे फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। दिन में शायद पता ना चले, पर रात में जब मांसपेशियां और ढीली होती हैं तो सांस लेना मुश्किल हो सकता है। इसे नॉक्टर्नल हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। रात में ठीक से सांस ना ले पाना। हाँ, अपर्याप्त सांस। ये बहुत सीरियस हो सकता है और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये सोचना ही परेशान करने वाला है कि सांस लेना भी इतना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं जिनका जिक्र सोदरा करता है? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं। स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, वो भी आम है। वो क्यों? वो मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है, क्योंकि मांसपेशियां रीढ़ को सीधा रखने में मदद नहीं कर पाती। और त्वचा में भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं। त्वचा में? वो कैसे? क्योंकि कोलेजन वीआई त्वचा में भी होता है, तो त्वचा अजीब तरह से नरम, मखमली या आसानी से खिंचने वाली हाइपर एक्सटेंसिबल महसूस हो सकती है। और कभी-कभी कीलॉइड स्कार्स, मतलब मोटे उभरे हुए निशान भी बन सकते हैं। तो ये साफ है कि यूसीएमडी सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है, ये शरीर के कई सिस्टम्स पर असर डालती है। एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर्स इसे कंफर्म कैसे करते हैं? डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस में आमतौर पर कई स्टेप्स होते हैं और ये लक्षणों के पैटर्न पर बेस्ड होता है। सबसे पहले तो एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर मांसपेशियों की ताकत, टोन, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स और हाइपरमोबिलिटी के लक्षण देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं। और फिर कंफर्म करने के लिए टेस्ट होते होंगे? हाँ, पक्की पुष्टि के लिए जेनेटिक टेस्टिंग सबसे जरूरी है। ये खून के सैंपल से होती है और उन जीन्स COL6A1, COL6A2, COL6A3 में म्यूटेशन ढूंढती है जो यूसीएमडी करते हैं। इससे पक्का पता चल जाता है। हाँ, इससे न सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि प्रॉब्लम जेनेटिक लेवल पर कहाँ है। क्या मसल बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है? पहले मसल बायोप्सी ज्यादा होती थी, पर अब जेनेटिक टेस्टिंग के आने से इसकी जरूरत कम हो गई है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में अगर जेनेटिक टेस्ट का नतीजा साफ ना हो तो मसल बायोप्सी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें मसल टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देखकर उसमें कोलेजन वी प्रोटीन का लेवल और स्थिति चेक करते हैं। अच्छा। और जैसा हमने सांस की दिक्कत की बात की, उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब फेफड़ों की ताकत नापने वाला टेस्ट रेगुलरली किया जाता है ताकि फेफड़ों की हालत पर नजर रखी जा सके। ये एक पूरी प्रक्रिया है, पर सही डायग्नोसिस मैनेजमेंट के लिए पहला कदम है। स्रोत ये साफ कहता है कि अभी यूसीएमडी का कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? चलिए, देखभाल और मैनेजमेंट वाले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल।